अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। जी बच्चे, आज आप सबके साथ 12th केमिस्ट्री की फुल बुक के वन शॉट आल रिएक्शंस होंगे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो आपके चैप्टर चलते हैं उनके आल रिएक्शंस का वन शॉट होगा। और मैम फरा आपको ये रिएक्शंस का पूरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगी, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि बच्चे आपने सब ने उनको अप्रिशिएट करना नीचे कमेंट्स में। आप सब के लिए उन्होंने एफर्ट किया है, लेक्चर रेडी किया है, डिलीवर किया है, तो आप सब ने जब लेक्चर देखे हैं तो आपने साथ में उनको जरूर अप्रिशिएट करना है। रूल नंबर 2 क्या है कि आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चों का इशू होता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं हो रही, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं हो रहे, सर हमें प्रॉब्लम है, सर हमें समझा दें। तो देखो आपके एग्जाम्स है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ओब्वियसली आप सब इसको लेक्चर को देखो, आप सबको बेनिफिट हो तो आप सब ने ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, तो मैम आ रही हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, आप सब ने उनको जरूर अप्रिशिएट करना है। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी टीचर फराह, योर बायोकेमिस्ट्री टीचर्स। तो बहुत से बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे से बायो और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास, मैं आपकी बायो और केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ये जिसमें मैंने आपको अरूज बैच में, उसके बाद हमारा उम्मीद बैच था 2 मंथ का, जिसमें हमने बायो और केमिस्ट्री की फुल बुक को किया था। उसके बाद हमारा उड़ान बैच था, वो भी इंशाल्लाह हमारा 20 को एंड हो जाना था। मैंने बेटा मोस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आज मोस्टली बच्चे मुझसे डेली मैसेज करते हैं, मैम केमिस्ट्री केमिस्ट्री, इसमें हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बेटा आप लोगों की यही है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं आते हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, सब आज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, मेरे पास एक ही हल था आप लोगों के लिए, वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी बुक यानी कि फुल बुक के एक ही वन शॉट के अंदर तमाम रिएक्शंस कवर करवा दूंगी। जो बच्चा मेरी इस वन शॉट वीडियो को देखेगा, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि उसको केमिस्ट्री के आल रिएक्शन फिंगर टिप्स पे होंगे। और वो वाले रिएक्शंस बेटा मैं आपको करवाऊंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही चीज। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी आपकी पेयरिंग बता दूंगी कि हमारे पास, हमने आज कितने चैप्टर्स के रिएक्शंस करने हैं, और हमारे पास हमारे एग्जाम्स की जो पेयरिंग है वो हमारे पास क्या है। अगर हम बेटा एग्जाम्स की पेयरिंग की बात करें तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पेयर बनता है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 7+9 का पेयर बनता है। ऐसे ही है सेकंड चैप्टर हमारा जो यानी कि सेकंड पेयर है वो हमारे पास 8+12 का है। उसके बाद हमारे पास 11+13, ये हमारे पास जो पेयरिंग बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास 7 का 9 के साथ पेयर है, 8 का 12 के साथ पेयर है, 11 का 13 के साथ पेयर है। ये वाले पेयर अगर आप लोग चूज कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो मैं आज आप लोगों को रिएक्शंस करवा देने हैं वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने हैं। बहुत से बच्चे बेटा, आप सब तो मुझसे ऑलरेडी पढ़े हुए, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाती हूँ। वो रिएक्शंस जो बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी वन शॉट वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह तमाम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको आल रिएक्शन फिंगर टिप्स पे होंगे। आप लोगों ने मेरी वन शॉट वीडियो ओपन करनी है, उसके बाद आप लोगों ने साथ में एक रजिस्टर ओपन कर लेना है ताकि आप लोग साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस करें। पता है मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शंस है बेटा, इनमें रटा नहीं लगता है। ठीक है, आप रिएक्शंस को सॉल्व आउट करें, आप रजिस्टर ओपन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही रिएक्शंस आपको ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम इन 6 चैप्टर्स को आज डिस्कस करेंगे जिसमें हमने इन तमाम चैप्टर्स के रिएक्शंस करने, और रिएक्शंस बेटा वो वाले होंगे जो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके एग्जाम्स यानी कि आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर्स में, आप इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे। मैं आप लोगों को साथ के साथ बता दूंगी कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन फॉर शॉर्ट के लिए आता है और कौन सा रिएक्शन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। तो अब हम चलते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा हमारे पास
रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका वेटेज ज्यादा है। ये हमारे पास 80% जो पेपर है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। और जो बाकी 20% बचता है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास कहते हैं, अगर हम देखें तो आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि हमारे पास 200 ईयर अगो ये बात डिस्कवर की गई थी, ये बात सोची गई थी, इमेजिन की गई थी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं हमने इनको कहां से प्रिपेयर किया है। ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को हमने लिविंग थिंग से प्रिपेयर किया है। ये बात आप लोगों ने, यानी कि हमारे पास more than 200 years ago early chemists recognized organic compound distinct from inorganic compound because of their difference in their origins and properties। ये बात कही जाती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है सबसे फर्स्ट में हमारे पास हिस्ट्री आती है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कहता हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है क्या, कहता अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं हमारे पास, या तो प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर बेटे हमारे पास जो थर्ड टाइप्स आ जाती है वो हमारे पास है बैक्टीरिया हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे हम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता था, ठीक है। कहता हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो जितने भी इंसान की बॉडी के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब के सब क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। जो चीजें हम खाते हैं, जो चीजें हम पहनते हैं, उसमें बैग्स आ जाते हैं, शूज आ जाते हैं, ये सब के सब क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा हम इंसान जो खाता है पीता है वो सब ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं, मस्ट बाय वाटर के, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बेटे एक फोर्स आ जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक खास फोर्स की जरूरत होती है। वाइटल का मतलब होता है अहम, फोर्स वो कुव्वत होती है, यानी कि ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एक खास फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। बात समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात आती थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को बनाने के लिए जो फोर्स की जरूरत है वो तो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है। फिर कहा गया कि हमारे पास हम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लैब, हम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किनसे प्रिपेयर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स से। तो हमारे पास लिविंग थिंग्स मैंने आपको बता दी है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है हम इसको लैब में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इसकी थ्योरी पे रिजेक्शंस लग गई थी। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट था एफ वूलर, हमारे पास न्यू साइंटिस्ट आया, उसका नेम क्या था, एफ वूलर। उसने जो हमारे पास ये इसकी जो थ्योरी थी उसके ऊपर रिजेक्शंस लगा दिया। फुलर ने क्या कहा था, उसने बेटा ह्यूमन यूरिन लिया, ऐसे ही है, उसने क्या लिया, ह्यूमन यूरिन लिया। उसको ह्यूमन यूरिन को लेके उसने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन यूरिन है उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO। ह्यूमन यूरिन के अंदर हमारे पास केमिकल पाया जाता है अमोनियम साइनेट। कहता है दैट्स इज द इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड। ये क्या था हमारे पास, इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड था। जब उसने अमोनियम साइनेट को यानी कि ह्यूमन यूरिन को हीट किया तो वहां से हमारे पास न्यू चीज बन गई। कौन सी न्यू चीज बनी, जो हमारे पास न्यू बनने वाली चीज थी वो यूरिया प्रिपेयर हो गया। आप लोगों को पता है यूरिया क्या है हमारे पास, इट्स अ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकते, मैंने आपको ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर दिया। आपकी जो थ्योरी है वो झूठी है। और अब तक हमारे पास 10,000 से ज्यादा बेटा ऑर्गेनिक्स कंपाउंड जो है वो लैब में
प्रिपेयर हो चुके हैं। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है। तो ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ लिया रिजेक्शंस ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पे आपके 3 शॉर्ट सवाल क्लियर हो जाते हैं। कहता अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है। जब हमने इसको हीट किया तो ये किसके फॉर्म में आ गया हमारे पास, यूरिया की फॉर्म में। यूरिया का फॉर्मूला हम इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना हम इसको ओपन करके NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या चीज प्रिपेयर कर दी, हमने जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड था उसको लैब में प्रिपेयर कर दिया और अब हमारे पास 10,000 से ज्यादा जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है वो लैब में प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स, होते क्या है। मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं, तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी है। ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही है ना, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन एटम इज एसेंशियल, इसमें कार्बन एटम एसेंशियल होगा और हाइड्रोजन एटम, या फिर कहा जाता है एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर बेटा डेरिवेटिव्स की बात आए तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे आपका मैंने क्वेश्चन क्या किया कि ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड होते क्या हैं, तो आप लोगों ने बताना है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कार्बन एटम इज एसेंशियल्स आर हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कहलाते हैं। अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो मीथेन है हमारे पास, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कहता अगर हम बात करें मीथेन की तो ये हमारे पास, ये कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही है, कहता है जिसके अंदर कार्बन एटम हमारे पास क्या होगा, एसेंशियल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड में कार्बन एटम एसेंशियल होते हैं, हाइड्रोजन या एंड अदर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। कहते हैं डेरिवेटिव्स का हमारे पास मतलब क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स क्लास में पढ़ा हुआ है। हमारे पास यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। हमारे पास बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बेस वो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है टेम्परेचर का यूनिट सेकंड है, तो उसके अलावा हमारे पास जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास टाइम आ जाता है उसका यूनिट सेकंड है, उसके बाद वॉल्यूम है तो उसका यूनिट मीटर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट किसका आ रहा है, हम किस चीज का यूनिट फाइंड कर रहे हैं, लेंथ का हमारे पास यूनिट मीटर होता है, उसके बाद हम वॉल्यूम का फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि ये पहले से मौजूद एलिमेंट से हमने डिराइव कर दिया है, दैट्स इज द डिराइव्ड यूनिट्स। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट्स क्या आ गया, हमारे पास मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड, तो ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिराइव्ड यूनिट्स की बात करूं तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करके इसकी जगह पे अदर कंपाउंड्स लगा देंगे। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स लगा दूं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स होंगे। अंडरस्टैंड, तो ये हमारे पास टोटली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था उनका इंट्रोडक्शन था। फिर लास्ट में बेटी बात आती है कि हमारे पास एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड। इन सब की स्टडी को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। कहता मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक्चुअली हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं कि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असल मकसद क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ये हमारे पास स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स है, जिसमें हम तमाम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। आगे ये बात समझ सबको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारे पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। कहते हैं क्रैकिंग वर्ड निकला है ब्रेक डाउन से। ठीक है, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करवाना। तो हमारे पास क्रैकिंग वर्ड निकला है क्रैक से, जिसमें हम तोड़ते हैं।
हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वो हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आ जाती है। अंडरस्टैंड? कहता है क्रैकिंग वर्ड किससे निकला है, क्रैक से। ठीक है, तो क्रैक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ, it is defined as breaking of higher hydrocarbons having high boiling points into lower hydrocarbons having low boiling points। यानी कि हमारे पास अल्केन है C16H34 वाली, तो हमने बेटा इसकी ब्रेकडाउन करा देनी है दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आ जाएगी। आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको इस वन शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएगी, आप लोग मुझे फीडबैक भी देंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को एग्जाम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है बेटा, आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, ताकि आप लोगों को तमाम रिएक्शन जिनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बेटा यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा लें और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती है। आपने इसकी डिफाइन लिखनी है, डिफाइन के बाद आपने एग्जांपल्स बतानी है, और देन आपने टाइप्स की हेडिंग देनी है। हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज द थर्मल क्रैकिंग, कहता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग। हम क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो हमारे पास थर्मल क्रैकिंग कहलाती है। सेकेंड टाइप हमारे पास इसकी आ जाती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कहता है कैटालिटिक क्रैकिंग हमारे पास एक्चुअली होती क्या है, हाई हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टीम पेनिट्रेट्स, कहता है 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर तो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारे पास प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उस टेबल में जो हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या चीज कहलाती है, कैटालिटिक क्रैकिंग कराती है। एज द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास जो कंपाउंड्स प्रिपेयर होता है वो कैटालिटिक क्रैकिंग में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग कहते हैं इन दिस प्रोसेस हाई हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम। तो ये किसमें, वेपर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दैट्स लाइक हमारे पास हम वाटर को बॉइल्स करते हैं तो वो कुछ ही वक्त के बाद वो हमारे पास स्टीम प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। हीटेड फ्रॉम अ शॉर्ट ड्यूरेशंस टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। बात समझ आ गई है? तो ये तीन आपने इसकी टाइप्स बतानी है, जस्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या है, बनाने वाला। कहता है टर्न नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। ठीक है, ये भी आपके इस चैप्टर का लॉन्ग सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें ये सारी चीजें करवाने का मेन मकसद क्या है बेटे, इसमें ऑल टोटली रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये आपके टोटली इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसके साथ आपके रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर नोकिंग क्या होती है, कहता है गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। आप लोगों को पता है, आप लोग मोस्टली जो बॉयज होते हैं ये क्या करते हैं, बाइक्स यूज करते हैं। आप लोगों को पता है कि आपकी जो बाइक का इंजन है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास नोकिंग होती है। ठीक है, नोकिंग क्यों होती है, जब आपके पास क्वालिटी लो क्वालिटी का पेट्रोल यूज किया जाता है तो वो आपके इंजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ऑक्टेन नंबर क्या है, द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। हम किस क्वालिटी का जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कहता है as the octane number increase the engine is less likely to produce knocking। ठीक है, तो हमारे पास n octane, आप लोगों को पता है कि octane वर्ड किससे निकला है, ऑक्टा से। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, हमारे पास 8 स्ट्रेट चेन। n हम किसके लिए लेते हैं, एक हमारे पास जो स्ट्रेट चेन आ जाती है वो हमारे पास n octane कहलाती है। आप लोगों को इसका फॉर्मूला लिखना आता होगा सब बच्चों को, मैंने आपको पहले भी ये चीजें करवाई हैं। कहता हमारे पास ये 6 टाइम ये है
तो आप लोगों ने 8 टाइम ये चीजें लिख लेनी है। तो N-octane बन गया, हमने उसको हीट किया तो हमारे पास जो न्यू चीज बनी वो किसमें कन्वर्ट होगी, स्ट्रेट चेन से हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक प्योर फ्यूल। तो हमारे पास क्या चीज बन गई, प्योर फ्यूल बन गया। हम कहते हैं व्हाई टू रिड्यूस नॉकिंग, हम नॉकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाई टू रिड्यूस नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर ऑफ अ प्योर फ्यूल। जब हम प्योर फ्यूल की can be also improved by blending it with the small amount of additives like tetraethyl lead। तो उसके अंदर हम उसको क्या कर लेते हैं, tetraethyl lead, ये हमारे पास tetraethyl lead है, is an efficient anti-knocking agent but has one serious हमारे पास disadvantages आ जाते हैं। Its combustion product lead oxides is reduced to metallic lead। ठीक है, तो हम अपनी नॉकिंग को उसके अंदर लेड ऑक्साइड्स यूज करके उसको कम किया जा सकता है। और भी बहुत से मेथड्स होते हैं कि हम क्या करें, हम लोग जो क्वालिटी है पेट्रोल की वो अच्छी यूज करें ताकि हम नॉकिंग को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता था। देन हमारे पास बेटी इसकी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस में इसमें जस्ट आप लोगों की रिएक्शंस तो मोस्टली ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ओपन चेन आर एलिसाइक्लिक एंड क्लोज चेन्स आर साइक्लिक्स। ठीक है, हमारे पास ये 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशंस होती है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड की। ओपन चेन जिसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन्स आ जाती है, क्लोज चेन जो रिंग फॉर्म में आ जाती हैं। यू नो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रेट चेन को हम कैसे लिखते हैं, एंड जो हमारे पास ब्रांच चेन या फिर साइक्लिक रिंग आ जाती है उसमें हमारे पास बेंजीन मोस्टली आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट चेन जो बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट होगा, जिसको हम एक सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, यानी कि एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। उसके बाद ब्रांच चेन का मतलब क्या है, जिसमें फर्दर ब्रांचेस निकली हुई होंगी, दोज ऑर्गेनिक्स कंपाउंड which carbon atom are attached in the sides of chains। आप लोगों को ये इसकी स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होगी। ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है, किसकी, तो पेंटेन है। तो यहाँ पे एक ब्रांच निकली है तो हम उसको नेम क्या दे देंगे, आइसोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेटा फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। कहता क्लोज चेन की नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्दर हमारे पास होमोमीन क्या होता है, सेम। होमो वर्ड किससे निकला है, सेम से। और हमारे पास हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमोमीन सेम होता है एंड हेट्रोमीन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। होमोमीन हमारे पास कहता है those compounds in which the ring consist of only carbon atoms is called a homocyclic। फर्दर हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक्स। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स मस्त देनी होती हैं, बात समझ आ रही है। फिर एरोमेटिक्स कंपाउंड का मतलब क्या है, एरोमेटिक वर्ड निकला है एरोमेटिक्स यानी कि एटलीस्ट 1 बेंजीन, जिसके अंदर हमारे पास कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगी। अंडरस्टैंड, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास है एरोमेटिक्स कंपाउंड के बाद बेटे ये क्लासिफिकेशन का आप लोगों की बुक में मैंने टेबल दिया हुआ है। जो बच्चा इस टेबल को अच्छे से कर लेता है वो मैं कहती हूँ उसको ये सारा का सारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं, आपकी एग्जाम्पल्स भी माइंड में रह जाती है, फिर आप अपनी वर्डिंग में इसकी डिफाइन और इसकी एग्जाम्पल को एडअप कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता है क्या होता है, कहते हैं एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम या एटम का ग्रुप्स हो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अ डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड आर अ ट्रिपल बॉन्ड, हाउ इज प्रेजेंस इंपार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक्स कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। आप लोगों को पता है हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, दैट्स इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। अल्केन है तो हमारे पास उसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, मीथेन है CH3CH3। उसके बाद डबल बॉन्डिंग एल्केन की आ जाती है, इथीन आ जाती है, इथाइन है। OH किसके लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोक्सिल्स के लिए। NH2 को हम अमाइनो ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं। ये सारे हमारे पास टोटली क्या है बेटे, फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं
आप लोगों को मैक्सिमम आप इसको NE5 या NE6, बट आप लोगों ने इन चीजों को गो थ्रू जरूर करना है। ये नेक्स्ट आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, ये सब बारी बारी आपके चैप्टर्स वाइज यूज होते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ जाती है वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। कहता हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन क्या है, कहता द प्रोसेस एट विच हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट हो, हम उनको चेंज कर देते हैं सेम शेप एंड सेम एनर्जीज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। बात समझ आई है। तो कहता अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी फर्दर थ्री टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, हमारे पास इसकी फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है एंड sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझ आ रही है। तो कहता अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप लोगों के माइंड में बेटा हमेशा वो बात आनी चाहिए कि जिसमें sp3 है ना, तो हमारे पास इसमें एक s है यानी कि 1s एंड कितने p हैं, 3p, जिसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके जो न्यू बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब हम बेटा अगर इसको देखें तो कहता हमारे पास आपकी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, कहते लेकिन जब आपको sp3 sp2 या sp में से तीनों में से अगर नोट पूछा जाए तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, दोबारा से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी। मैं आपको करके बताती हूँ। हमारे पास कार्बन है तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 1s1 1s2 उसके बाद 2px 2py 2pz। तो अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है तो हमारे पास 1 इसमें आ गया, 2 इसमें, 2 इसमें, उसके बाद देखिए 1 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, वो एम्प्टी है। हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, हाइब्रिडाइज स्टेट में, ठीक है। हमने इससे पहले ऑक्साइडेड स्टेट में लेके जाना है, यहां से एक एस से अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले 2pz को देना है ताकि हम अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर सकें। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको एक्साइटेड किसमें लेके जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो हमारे पास 1s2 उसके बाद 2s1 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। तो हमने इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके आ गए। अब जब हम इसको हाइब्रिडाइज स्टेट में लेके आएंगे तो इसमें हमने किसको लेना है, ये वाला 1s एंड 3p ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाएगी, जिसमें ओनली 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और हमारे पास क्या चीज बना देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशंस बना देंगे। आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास sp3 होती है इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड, क्या बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल। तो जब हम इसकी, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स है, तो हम अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये हमारे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे है। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, मीथेन CH4। तो हमारे पास अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इट्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बात समझ आ रही है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उसके बाद इसका एंगल क्या होगा, एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ज्योमेट्री आपने बतानी है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी है। आपकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास मीथेन यानी कि CH4 वाली एग्जांपल्स आपकी आ जाती है, ठीक है। आप लोगों को उसके अलावा हमारे पास जो S है उसकी शेप क्या होती है, P है, उसकी शेप 2px 2py
एंड 2PZ। जब ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो हमारे पास फिर जाके बेटा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनता है। ये हमारे पास सेंटर में C है, ये तमाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका एंगल क्या बन जाता है, 109.5। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल मीथेन की बता दी है, CH4। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास किसकी आ जाती है, इथेन की, यानी कि CH3, जिसमें हमारे पास अगर हम इसकी एग्जाम्पल की ही बात करें तो बेटा आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखें, जिसमें हमारे पास ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है दोनों साइड्स पे भी। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए और इसमें हमारे पास एक बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। जो बॉन्ड यहाँ पे है यानी कि इसमें आल सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। आल सिग्मा बॉन्ड, आल सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आपने इसकी शेप बना देनी है, इट्स अ टेट्राहेड्रल, कहते हैं 2 टेट्राहेड्रॉन्स, इसमें 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बने हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, अगर आप लोग को नजर आ रहे हैं तो। ठीक है, यानी कि इथेन के अंदर 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनने ऑफ ईच कार्बन आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन द अबव फिगर्स। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने डायग्राम्स करवा दी है, बहुत इजी है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस बेटा कभी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मैम फरा करवाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें मैं करवा रही हूँ उनको अच्छे से करें। ठीक है, फिर आप देखिएगा मार्क्स कैसे नहीं आते। ओके, उसके बाद हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। इन दिस sp2, यानी कि मैंने आपको बताया sp3 में क्या चीज मैंने बताई, जिसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें अगर हम यहाँ पे भी कार्बन की सेम बात करें तो कहते हैं हमारे पास एक जो ऑर्बिटल्स होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता हमारे पास 3p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो दैट्स मीन जब 3 होंगे तो आपको पता है इसका एंगल ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राई एंगल ज्योमेट्री होगी। ऐसे ही है, हम ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री ट्राई एंगल होगी और एंगल हमारे पास 120 होगा। हमारे पास एग्जांपल कौन सी है इसकी, कहता हमारे पास इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमारे पास इसके दरमियान में बेटा जो एंगल बनेगा, यानी कि 3 बॉन्ड्स हैं, तो हमारे पास इसका यूं करके स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइएंगल। ठीक है, आप लोग को नजर आ रहा है ये ट्राइएंगल की शेप है, ज्योमेट्री ट्राइएंगल होगी और हमारे पास जो इसका एंगल होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस होगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है। ये फिर आप लोगों को बेटा इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किसका भला, ये जो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। मैंने आपको बताया जब भी आपने सेपरेट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मस्ट करनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर कार्बन की करवाई, यहाँ पे आप कार्बन की सेपरेटली करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला p ऑर्बिटल्स होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, पाई ऑर्बिटल्स होगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, आप लोग ये खुद देखें, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल है हमारे पास। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, ये जो हमारे पास एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा जो बॉन्ड है वो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग आ जाएगी, हेड टू हेड इट्स अ सिग्मा बॉन्ड, ये साइड वे ओवरलैपिंग आ जाती है, इट्स अ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्डिंग कर लेता है, हेड से हेड जोड़ लेता है, और एक की साइड में ओवरलैपिंग आ जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। इनकी आप लोगों ने 3 चीजें इसमें मस्त लिखनी है। सबसे पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, देन आपने इसकी ज्योमेट्री बतानी है, फिर आपने इसका एंगल बताना है, फिर एग्जांपल्स देके आपने उसकी डायग्राम्स बता देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp जिसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी,
क्या चीज आ जाएगी, वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब हमारे पास sp जिसमें एक ही s होगा और हमारे पास एक ही p होगा, तो इसकी जो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास एक लीनियर शेप्स आ जाती है। ठीक है, लीनियर शेप बन जाती है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसमें दो पाई ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, दो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पाई ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे अगर हम बेटा इसकी एग्जांपल, ये वाली हमारे पास इसकी एग्जांपल है लीनियर स्ट्रक्चर, एंगल हमारे पास क्या होगा, 1 हमारे पास 80 होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारे पास ये इसकी एग्जांपल आ जाती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो पीछे देखें कि हम इससे एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, और जो बाकी बॉन्ड है ये हमारे पास दो पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक हो गया, आप इसको इधर देखिए, मैं आपको अगेन बना के दिखाती हूँ। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, दरमियान में बॉन्ड आपके ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्डिंग इसने सिग्मा बॉन्डिंग बना ली। आ रही बात समझ। फिर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक तो इसने सिग्मा बॉन्डिंग बना ली, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बना ली, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और दो हमारे पास इसके पास पाई बॉन्ड होते हैं, वो आप ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, साइड वे ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये जो साइड वे ओवरलैपिंग है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वो हमारे पास है आइसोमरिज्म्स। आइसोमरिज्म्स का सबको पता है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म्स कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म्स, एंड सेकंड जो टाइप्स है वो हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म्स इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास चेन आइसोमरिज्म्स है, जिसमें क्या होता है, हमने कहता टाइप्स ऑफ आइसोमर राइट बट डिफरेंस इन द नेचर्स ऑफ द कार्बन चेन, हमने उसकी चेन्स की सीक्वेंस बतानी है। पोजीशन आइसोमरिज्म्स क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म में हमने उस एलिमेंट की पोजीशन को ही हाईलाइट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, तो हमने किस फर्स्ट पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो हम फर्स्ट वाले को क्या कह देंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमने जस्ट उसकी पोजीशन को हाईलाइट कर देना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमरिज्म्स आ जाता है। मैंने आप लोगों के ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स के फॉर्मूलाज करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर डाई मिथाइल ईथर, उसके बाद इथाइल अल्कोहल्स आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, किसका फार्मूला है, ये हमारे पास ईथर का फार्मूला है। उसकी दोनों साइडों पे मैंने मिथाइल ग्रुप ही लगा दिया, तो हमारे पास डाई मिथाइल ईथर बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज मेटामरिज्म। कहते हैं द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एटम ऑन आइदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कार्बन एटम्स आ जाती हैं वो हमारे पास मेटामरिज्म्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स की दोनों साइड्स पे जो अल्काइल ग्रुप्स है उनकी जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेटामरिज्म्स कहलाएंगे। उसके बाद टेट्रामरिज्म्स क्या है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे अपना प्रोटॉन ही दूसरे को शिफ्ट कर देता है। रिएक्शंस देखिए, कहता है ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपना टोटली यहाँ से जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन अमोनिया को ट्रांसफर कर देता है, दैट्स इज कॉल्ड एज ड्यूटेराइन। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ड्यूटेराइन, तो आप लोगों ने बताना है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, अमोनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर कर देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्यूटेराइन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म्स यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स।
हमारे पास, आप लोगों को पता है कि हमारे पास कहते हैं सच कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स। हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज पहली हमारे पास क्या है, सिस, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, ट्रांस। अगर हम सिस की बात करें, कहता है द आइसोमर्स व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स ऑन सेम साइड्स। जो फंक्शनल ग्रुप है सेम साइड्स पे होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स, सेम साइड्स पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सिस होगा, अगर अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं बेटा, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था, इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस थे वो मैंने आपको करवा दी, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएंगी। ठीक है, आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छी कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारे पास है एलिफेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। आप सबको पता है कि हमारे पास जो एलिफेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यानी कि यूं कह लें कि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग भी आती है और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो ये दो वर्ड के एब्रीविएशंस है, हाइड्रोमीन, ये दो वर्ड का एब्रीविएशन है, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन ऐसे ही है, और कार्बन मीन कार्बन। ठीक है, ये दो वर्ड का हमारे पास एब्रीविएशन कहलाता है हाइड्रोकार्बन्स। कहता है दोस कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इट हैज फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। कहता है हाइड्रोकार्बन्स की नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं इसकी फर्दर। बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें तो इट हैज 4 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्कीन क्या होती है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्काइन क्या होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एरोमेटिक्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बात समझ आई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है जो मैंने अभी बेटा आपको बताई है। कहता आपको यहाँ पे सवाल आ सकता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास सैचुरेटेड कौन से हुए, एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड कौन से हुए, एल्कीन एंड एल्काइन, जिसमें हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशंस आ जाती है जैसे हमने ऊपर वाले चैप्टर्स में किए हैं। तो कहता हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की 2 क्लासिफिकेशंस है, ओपन चेन आर एलिसाइक्लिक, क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन है इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड अल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड की 2 टाइप्स है बेटे, अल्कीन एंड अल्काइन। कहता है अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जो क्लोज चेन होती है इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि साइक्लोअल्केन जिसमें रिंग प्रेजेंट होगी, और सेकंड हमारे पास आ जाती है एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अल्कीन्स आ जाता है। ये बेटे सारी चीजें वही है। मेरा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि हम किस चीज के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे उठा के आप लोगों को ओनली रिएक्शंस निकाल के दे सकती थी, लेकिन बेटा मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये स्लाइड्स रेडी की, ठीक है, जिसमें मैंने आपके प्रॉपर अल्केन और उसके रिएक्शंस, अल्केन का इंट्रो उसके रिएक्शन, अल्कीन का इंट्रो उसके रिएक्शंस, अल्काइन का इंट्रो उसके रिएक्शंस, मेरा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बात फील ना हो कि ये रिएक्शन किस चीज का है। समझ आ रही है। अब हमारे पास आ जाता है अल्केन्स। कहता अगर हम अल्केन्स की बात करें तो हमारे पास अल्केन्स आर पैराफिन्स। अल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास, पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स, पैरा मतलब हमारे पास लेस, अफिन्स मीन अफिनिटी। पैरा वर्ड किससे निकला है, लेस, एंड अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, ठीक है, यानी कि लेस मीन कम एंड अफिनिटी मीन लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कशिश की वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। आप यूं कह ले कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। आप लोगों को अल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2 है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको अल्केन के बारे में आनी चाहिए, पहले तो डिफाइन आनी चाहिए। फिर ये हमारे पास हम इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इनके दरमियान में जो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सारी इसकी रीजंस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनके जस्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला रिएक्शंस आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सेप्टल सेंडेंस रिएक्शन। ये मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बेटा जो बाइनेम्स रिएक्शन है यानी कि जो नेम रिएक्शंस होते हैं साइंटिस्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। जितने भी बाय नेम्स रिएक्शंस होंगे आप लोगों ने उनको मस्त करना है। कहता हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन आर अल्काइल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 एंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जब हम क्या करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन, तो हम हाइड्रोजनेशन वर्ड किससे निकला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमने अल्कीन या अल्काइन के अंदर क्या चीज ऐड करवा देनी है, हाइड्रोजन करवा देनी है, तो बनने वाली चीज हमारे पास क्या बनेगी, अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। क्या चीज प्रिपेयर हो जाएगी, अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो बनने वाली चीज क्या है, अल्केन है। सेम एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन आ जाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कहते हैं अल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। तो हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड्स। पहले आपने हेडिंग्स को समझना है, R फॉर अल्काइल एंड हैलाइड्स यानी कि RX। इसके अंदर हमने किस चीज को ऐड करवाना है, जिंक प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हमने यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ यानी कि अल्केन बना दिया, पीछे ZnH2 हमारे पास प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही सेम रिएक्शंस हम मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाएंगे, जिंक प्लस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो मीथेन प्लस साथ में हमारे पास जिंक आयोडाइड प्रिपेयर हो जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस आ जाता है, जो रिएक्शंस में बेटा आपको करवाऊंगी आप लोगों ने वही करने हैं इंशाल्लाह, उसी में से आपको पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड रिएक्शंस आ जाता है हमारे पास एल्केन का। कहते हैं व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। तो हमने ये सोडियम साल्ट ऑफ हमारे पास एन एसिड्स हैं, जब हम इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अल्केन साथ में सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास सेम रिएक्शंस है, सोडियम प्रोपाइनेट विद द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास NaOH, तो इथेन प्रिपेयर हो जाएगी, साथ में क्या चीज प्रिपेयर हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक्स मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शंस आ जाता है। When a concentrated solutions of sodium or potassium salt of a monocarboxylic acid is electrolyzed, आप यूं कह लें कि हम लोग एक सॉल्यूशंस के अंदर इस आयनाइजेशन को ऐड करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से ये आयंस में जनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। हमारे पास ये रिएक्शंस हैं 2RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो हमने उसके अंदर बेटा क्या चीज ऐड कराई, एडिशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगी। ठीक है, फिर हमने बेटा इसको नेक्स्ट आयनाइज किया, ये हमने 1 बाय 1 इनको आयनाइज किया, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आ गया और पोटाशियम पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो गया। और आप लोगों को पता है कि जिसके ऊपर जब रिएक्शंस हो रहा होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बताया, जब हमने इसके अंदर रिएक्शंस किया तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स लगे थे, तभी तो हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो जो पॉजिटिव वाला था ये हमारे पास क्या था, एनोड था, और जो नेगेटिव वाला था ये हमारे पास क्या था, कैथोड था। बात समझ आ रही है। नेगेटिव वाला हमारे पास क्या था, कैथोड था। तो हमने, आप लोगों को पता है, जब आयनाइजेशन हुई, आयंस में कन्वर्ट हुए,
तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। आप लोगों ने फिर एनोड पे हमारे पास क्या चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और हमारे पास कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कहता है 2CH3COON नेगेटिव है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। तो आप लोग को पता है कि इस बॉन्ड का यानी कि इस नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, बॉन्ड। हमारे पास क्या है, बॉन्ड। तो हम यहाँ से ये एक अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, पीछे इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में हमने इस फ्री रेडिकल को लिया। फ्री रेडिकल हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इस वाले कार्बन पे, और ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड था सेपरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 2CH3 थे, 2 मिथाइल ग्रुप से, मैंने इनको सेपरेट करके लिखा और इनके दरमियान में ये फ्री रेडिकल इधर आ गया, इसका फ्री रेडिकल इधर आ गया और इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास एट कैथोड, कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शंस होती है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर है तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं यहां से उसने निकाला तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गए, पीछे हमारे पास 2OH 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसके अंदर हमने ये वाले 2 पोटेशियम आयन को ऐड किया तो हमारे पास क्या चीज बन गई, 2 पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये रिएक्शन जो आपका है कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी एल्कीन का अल्काइन का सेम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैल्मिसन्स है, वुल्फ किशनर्स रिएक्शंस। आप लोगों को ये रिएक्शंस बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन आप लोगों ने करने हैं। कैल्मिसन्स रिएक्शंस क्या होते हैं, वुल्फ किशनर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ये हमारे पास बेटा इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। आप यूं कह लें कि ये हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कहता था carbonyl group of aldehydes or ketones are reduced to methyl or methylene groups. आइदर्स हमारे पास जो वुल्फ किशनर्स है ये क्या करता है, इन द फॉर्मर रिएक्शन द कीटोन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, जो कीटोन्स को रिड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होगा, कैल्मिसन्स वुल्फ किशनर्स होगा, और जो हमारे पास कैल्मिसन्स होगा जो एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होगा, कैल्मिसन्स होगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नोर रिएजेंट रिएक्शंस। ग्रिग्नोर रिएजेंट रिएक्शंस, ग्रिग्नोर रिएजेंट रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ये वो रिएक्शंस हैं जो किसकी प्रेजेंस में, RMgX की प्रेजेंस में, R फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और मैग्नीशियम, X फॉर हैलाइड, क्या होते हैं, हैलाइड्स ग्रुप। हैलाइड्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रिग्नो रिएजेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। कहता अगर हम एसीटोन है इसके अंदर क्या चीज को करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स करवा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रिपेयर होने वाली जो चीज होगी वो हमारे पास प्रोपानोन। हमने यहाँ से क्या चीज प्रिपेयर की, यानी कि ये वाली जो ऑक्सीजन है यहाँ से 2 हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगी, वाटर, और ये हमारे पास जो चेन है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन लेंगे, वहां से ये वाले 2 हाइड्रोजन मिलके ये एक प्रोपेन चेन बना देंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्केन के रिएक्शंस आ जाते हैं। पहला रिएक्शंस क्या है, कंबस्सन। कंबस्सन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जलने का प्रोसेस। ठीक हो गया। तो कंबस्सन की बात करें, बर्निंग ऑफ एन एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ कंबस्सन। तो हमारे पास मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कहता हम इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या किया, अल्केन के अंदर ऑक्सीडेशन करवा दी, किसकी, ऑक्सीजन की, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल साथ में कार्बन ब्लैक जिसे हम कॉक कहते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। उसके कुछ रिएक्शंस फर्दर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। कहता हमारे पास मीथेन, इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन कराई तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या चीज बन गई, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के अंदर हमने ऑक्सीडेशन कराई तो एल्डिहाइड्स बन गया, साथ में वाटर
एल्डिहाइड्स या फॉर्मेल्डिहाइड। फिर जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड्स के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन कराई तो फॉर्मिक एसिड बन गया। फॉर्मिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो गए। ये बातें आपने बिल्कुल याद रखनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेशन। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। कहता है नाइट्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन कहलाएगा, जिसमें नाइट्रोमीथेन और हमारे पास वाटर प्रिपेयर हो जाता है। सेकंड सवाल आपका आ जाता है हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन alkane react with chlorine and bromine in the presence of sunlight are ultraviolet light at high temperatures, ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हम ये रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। हमारे पास इसमें हेलोजन्स की एडिशन करानी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स की। अगर हम बेटा रिएक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स रिएक्शंस होता है। फर्स्ट इज हमारे पास इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। पहला स्टेप इनिशिएशन, कहता हमारे पास 2 क्लोरीन्स के मॉलिक्यूल्स है, मैंने इनको ओपन फॉर्म में लिखा, विद द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास सनलाइट, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यानी कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ और अपना अपना बॉन्ड लेके चले गए। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारे पास मीथेन है और क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल है। ऐसे ही है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेके निकल जाती है और अपना फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन को दे, कार्बन को दे देती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्लोरीन आते हैं और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये वाला एक हाइड्रोजन कौन लेके, यहाँ पे हम ये वाला हमारे पास क्लोरीन है, CH3Cl बन जाता है और ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है और दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। आ रही है बात समझ? ये हमारे पास इसका प्रॉपर रिएक्शंस है, जिसमें उन्होंने लास्ट पे क्या चीज प्रिपेयर करवाई है, टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस करना है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारे रिएक्शंस आने चाहिए, ठीक है। कहता है हमारे पास Cl CH2 प्लस Cl यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उसके अंदर क्लोरीन को ऐड कराया तो हमारे पास CH2 बना, उसके बाद Cl2 बन गया, क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने वही क्लोरीन ऐड करवाया तो हमारे पास कार्बन, एक स्टेप में कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, दूसरे में क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा। कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आया, फिर यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐड कराया, एक इसके साथ चला गया, एक फ्री रेडिकल लेके चला गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेम फ्री रेडिकल वाला ऐड करवाया तो सेकंड स्टेप में कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। उसके बाद 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐड करवाया तो हमारे पास CCl3 और फ्री रेडिकल, यानी कि हमारे पास हमने क्या चीज प्रिपेयर कर दी, टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl3। अंडरस्टैंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिएक्शंस है। उसके बाद अल्कीन्स आ जाती है। अल्कीन्स आप लोगों को पता है, अल्कीन्स हमारे पास क्या होती है, जिसके पास डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स आर ओलिफॉन्स होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। ये किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, ऑयल्स की, ठीक है। इसके हमारे पास सेक्शंस आ जाते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, कहते डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, हाइड्रोजन, हेलोजेंस, यानी कि डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजेंस मीन हेलोजेंस एंड जिनेशन मीन, ठीक है, हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने यहाँ पे क्या करवानी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। कहता अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ अ halogens atom together with the hydrogens atom for adjacent carbon atoms, ठीक है। हमारे पास RCH2CH यहाँ पे X है, इसको भी हमने रिमूव करवाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी रिमूव कराना है विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो हमने क्या चीज प्रिपेयर करवा दी, जब हाइड्रोजन को प्रिपेयर करवाए यहाँ से यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये अपना बॉन्ड
शिफ्ट कर देगा, बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यह वाला जो के था इस एक्स को लेके के एक्स बना दिया, और हमारे पास ये वाला जो ओ एच था, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकल रहा था इसको लेके उसने क्या बना दिया बेटा, वाटर का फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पे इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से ये वाला पोटेशियम हैलाइड को ले लेगा, ये वाला OH इस वाटर को ले लेगा, तो वाटर पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कहते हैं व्हेन डिहाइड्रेशन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट गिव अल्कीन। तो हमने क्या किया बेटा, RCH2 CH2OH, तो हमारे पास क्या चीज प्रिपेयर होगी, अल्कीन प्रिपेयर होगी। हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया है वाटर को। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड, हमने यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स ही क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, बाकी सारे रिएक्शन इसके बिल्कुल सेम है। उसके बाद डी हेलोजिनेशन ऑफ वेनर डाइहाइड्राइड्स, जिसमें आप दो हेलोजेंस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं और जिंक इन दोनों को लेके जिंक हैलाइड्स बना देते हैं और हमारे पास एल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। सेम बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक्स मेथड। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक्स मेथड में मैंने आपको एल्केन्स के अंदर जो चीजें बताई तो सेम वही है। यहाँ पे भी हमारे पास पोटेशियम साल्ट ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बॉन्ड डबल होता है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। एट एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है। सेम फॉर्मूला है हमने जो एल्केन के अंदर किया था। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने ये अपना फ्री रेडिकल ट्रांसफर किया तो हमारे पास क्या चीज प्रिपेयर होगी, अल्कीन प्रिपेयर होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, यानी कि हमारे पास ये लिंडल कैटालिस्ट भी आ जाता है। इसका बेसिकली मकसद क्या है कि हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस हाइड्रोजन हमने यहाँ पे एडिशन कराई है। तो ये जैसे सिस ट्रांस के अंदर इसकी एडिशन होती थी तो इसने अपनी अपोजिट साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच हो गया है, तो हमारे पास सिस बन जाएगी। अगर सेम साइड्स पे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो सिस, अगर हाइड्रोजन डिफरेंट साइड्स पे अटैच होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास सिस एल्केन बनती है और किसकी मौजूदगी में हमारे पास ट्रांस एल्केन बनती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स आ जाती है। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। हमने इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हमने रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करा देना है। ये देखें रेने निकल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिएक्शंस है। व्हाट इज रेने निकल, कहते हैं इट इज रिपीटेड बाय ट्रेनिंग अ निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कास्टिक सोडा। तो हमारे पास निकल एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, यानी कि तो हमारे पास क्या चीज बन गई है, हमने क्या चीज ऐड की है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये आपकी बुक में रिएक्शन दिया है 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, तो मैंने यहाँ पे क्या कराना है, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप मुझे खुद बताएं कहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, हमने डबल बॉन्ड को खत्म करना है, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आइसो ब्यूटेन प्रिपेयर हो जाएगी। सेम हमारे पास बेंजीन है तो उसके अंदर हमने एडिशन कराई तो साइक्लो हेक्सेन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हमने एडिशन ही करानी है किस किस की, हाइड्रोजन की, एक के साथ हाइड्रोजन की करा दे, दूसरे के साथ हैलाइड की करा दे, तो हमारे पास एडिशन हो जाएगी किसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सारी चीजें वही सेम है। रिएक्शंस बेटा थोड़ा सा आपका लेक्चर जो है लेंथी हो जाना है, इस वजह से मैं आपको जो चीजें हैं एक एक रिएक्शंस की दो तीन एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक करवा रही हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। अंडरस्टैंड। कहता हमारे पास मार्कोनिकव रूल्स क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ओवर एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज गवर्न्ड बाय मार्कोनिकव्स रूल। हमारे पास यहाँ पे क्या है, विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जो अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रेजेंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मार्कोनिकव्स रूल कहलाएगी। The negative part of the ending reagent goes to that carbon
constituents the double bond which has least number of hydrogen atom. ठीक है, अब यूं कह लें कि जिसमें जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाती है, दोनों साइड्स में उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मार्कोनिकस रूल्स कहलाएंगे. ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स. आपने क्या करना है, एल्कीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है, तो हमारे पास एक तो इथेन प्रिपेयर हो जाएगी, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस. हमने एल्कीन के अंदर हैलोजेंस को ऐड किया तो हमारे पास वीनल डाइहेलाइड्स, एक हैलोजन जिसके पास आ जाएगा, एक हैलोजन जिसके पास आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा. अंडरस्टैंड. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड, यानी कि HOX को हम कैसे ऐड करते हैं. ये हमारे पास आपको बेटे एल्कीन नजर आ रही है, इसके अंदर HOX को ऐड करना है तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यानी कि ये वाला हैलोजन ग्रुप इस कार्बन के पास चला जाएगा, ये वाला OH ग्रुप इसके पास चला जाएगा, तो हम इसको एक सीक्वेंस में लिख देंगे, दैट्स इज काला हेलोहाइड्रन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आ जाते हैं जिसमें हमने क्या चीज करवानी होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास एपोक्साइड आयंस बन जाते हैं. ओके, कहता अल्कीन के अंदर मैं ऑक्सीजन को ऐड करवाऊंगी विद द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स एंड Ag2 की सिल्वर की ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये जो वाला ऑक्सीजन जो है ये एपोक्साइड्स की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन आ जाता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 KMnO4, ठीक है, प्लस 4H2O, इथाइलिन ग्लाइऑक्सल प्लस 2 मैंगनीज प्लस 2 CoAH. ठीक है, उसके बाद कंबशन रिएक्शन से विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलने का प्रोसेस होता है. ये सेम अल्केन अल्कीन एंड अल्काइंस की जो मोस्ट रिएक्शंस है हमारे पास क्या है, सेम है. ठीक है, इतना टाइम नहीं है वरना मैं इन चीजों को बहुत डिटेल में बेटे ले जाती. अजोनोलाइसिस हमारे पास क्या है, कहता अजोन इज द हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. हम क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो विद उसके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं अजोन की, तो जब 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कराए जाएंगे तो एक मोनोजोलाइड स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ये, एक ये और एक ये. जब हम इसको रीअरेंज किया तो ओजोनाइड्स बन गया. ऐसे ही है, फिर हमने बेटा इस स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन किया. आप यूं कह लें कि हमने इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया साथ में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास क्या चीज प्रिपेयर होगी, फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर होगी. ठीक है, ये वाला H2 इस वाली ऑक्सीजन को लेके H2O2 बना देगा और ये बाद में जिंक ऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टैंड, ये सारा प्रोसेस था हमारे पास अजोनोलाइसिस का. उसके बाद हमारे पास पॉलीमराइजेशन आ जाती है. अगर पॉलीमराइजेशन की बात करूं तो मैंने ये आपको बताया है कि एक लॉन्ग चेन्स बची जाती है जिसमें मोनोमर्स को हम ऐड करते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन्स बना देते हैं. फिर हम इतनी लॉन्ग चेन्स को लिख नहीं सकते, हम वहां पे क्या चीज लगा देते हैं, n इन नंबर्स लगा देते हैं, दैट्स इज कॉल्ड अ पॉलीमराइजेशन. उसके बाद हमारे पास एल्काइंस आ जाती है. एल्काइंस आप लोगों को पता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और हमारे पास इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है. इसके फर्दर हमारे पास प्रिपरेशंस आ जाती हैं. पहला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वीनल डाइहेलाइड्स. ठीक है, डी का मतलब ही क्या होता है, हमने वहां से इसको रिमूव करवाना है, यानी कि हाइड्रोजन और हेलाइड्स ग्रुप्स को हमने यहाँ से रिमूव करवाना है और क्या चीज प्रिपेयर करवानी है, अल्काइन को प्रिपेयर करवाना है. यहाँ से ये वाले 2 हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे और 2 हमारे पास हेलोजेंस भी निकल जाएंगे. जब ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये बॉन्ड इधर डबल शिफ्ट हो जाएगा, जब ये निकलेंगे तो ये इधर डबल शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास बॉन्ड ट्रिपल आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स. तो हमने यहाँ पे क्या रिएक्शंस करवाने हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक. हम यहाँ से ये वाला जिंक जो है अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ये इधर शिफ्ट कर देगा और हमेशा ये वाले जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में निकल जाएंगे. अंडरस्टैंड. फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टेप रिएक्शंस होगा. पहले स्टेप में डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन प्रिपेयर होगी, सेकंड स्टेप में हमारे पास एल्काइन प्रिपेयर होगा. अंडरस्टैंड. फिर हमने दोबारा किया, ये दोनों ब्रोमीन को ले लेगी और अपना बॉन्ड क्या कर देगी, ट्रिपल कर देगी. सेम हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक्स मेथड.
जिसमें बेटा हमने किस चीज को यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ, हमारे पास आयनाइजेशन कराई तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर एट एंड ऑड नेगेटिव चार्ज आ गया, कैथोड पे हमारे पास क्या होगी, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, इस पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, फिर इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। पहला है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, अल्काइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जो अल्काइन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या चीज बनेगी, हमारे पास इथीन बनेगी, दोबारा से इथीन रिएक्ट करेगी तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। क्या चीज प्रिपेयर हो जाएगी, अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास एडिशंस ऑफ हैलोजेंस आ जाते हैं। इसके अंदर बेटा 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, किसके साथ और इसके साथ, तो हमारे पास 1,2 डाई क्लोरो इथेन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम रिएक्शंस कराएंगे, फिर क्लोरीन को तो हम जब दोबारा से कराए तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन बन गया। नेक्स्ट एडिशंस ऑफ हैलोजेंस एसिड, कहता अल्काइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, जब अल्काइन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये वाला जो ब्रोमीन है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक के साथ ब्रोमीन चला जाएगा तो विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर की एडिशन कराएंगे, एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे के साथ OH ग्रुप चला जाएगा तो विनाइल अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की मार्कोनिकम रूल्स के थ्रू तो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन्स प्रिपेयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये सारी बेटी रिएक्शंस है, सेम इनकी हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 टाइप्स है एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड्स। हमने यहाँ पे अमोनिया को ऐड कराना है तो हम कैसे करवाएंगे, कहता ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से हमारे पास जो अमोनिया एक हाइड्रोजन हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ये किस चीज फॉर्म में आ जाएगा, CH3 हमारे पास कार्बन, उसके बाद हमारे पास CH2 और साथ में मिथाइल नाइट्रोल की फॉर्म में आ जाएगा। फिर दोबारा से हमने अल्काइन के अंदर बेटा हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करवाना है, किस चीज को, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज प्रिपेयर हो जाएगी, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल से हमने किसकी प्रेजेंस में दोबारा ऑक्सीडेशन कराए तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ हमारे पास अल्काइन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड्स, तो आप लोगों को ये रिएक्शंस आना चाहिए कि हमारे पास जो अल्काइन या इथाइन है ये कैसे ऑक्सैलिक एसिड्स को प्रिपेयर करता है। उसके बाद कंबस्टेंस रिएक्शंस है, पॉलीमराइजेशन है, ये सेम हमारे पास वही है जो हमने अल्कीन के अंदर कर ली हुई है। ठीक है, उसके बाद एसिडिक नेचर्स ऑफ अल्काइंस आ जाती हैं, कहता हमारे पास जो अल्काइंस है इसकी एसिडिक नेचर एक्चुअली है क्या, इथाइंस एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइंस, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद sp एंड sp ओवरलैप्स, तो कहता हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है 50% s कैरेक्टर्स देते हैं और 50% हमारे पास जो है वो p कैरेक्टर्स दे रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर्स का मतलब ही क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर्स होते हैं। आप लोगों ने बेटा 10th क्लास में कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, ब्रॉन्स्टन लोडी कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये सारे उसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसके रिलेटेड आपने इनको क्वेश्चंस में बताना होता है कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो फिर हमारे पास सोडियम पे कौन सा चार्ज है, कार्बन पे कौन सा चार्ज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9। आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमने इसमें मैक्सिमम 2 या 3 आपके रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको करवाने हैं। ठीक है, ये सारा चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाना है। अगर हम बेटा बात करें एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तो हमारे पास जो एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं ये वर्ड निकला है, एरोमेटिक्स का मतलब ही क्या है, एट लीस्ट वन बेंजीन, वर्ड निकला है अरोमा से। ठीक है, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शंस की बात करें तो हमारे पास कहता टर्म एरोमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा मीन फ्रेगनेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास फ्रेगनेंस, फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन है ये हमारे पास किस फॉर्म में होती है, इसका स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होता है। अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हमारा वन शॉट वीडियोस में हमने ओनली रिएक्शंस को कवर करना है तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास
चैप्टर नंबर 9 के अंदर कौन कौन से बेसिकली रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे कैक्यूल का स्ट्रक्चर्स आ जाता है। ठीक है, तो कहता हमारे पास, आप लोगों को मैंने बताया है तो जो बेंजीन रिंग थी ये हमारे पास कैसे डिस्कवर हुई, ये कोई ऐसे ही डिस्कवर नहीं हुई, कैक्यूल ने इसके लिए बहुत एफर्ट की और 40 इयर्स का जो ड्यूरेशन था, इसको 40 साल का रिक्वायर हुआ जिसमें उसने बेंजीन रिंग को देखा। कहता जो हमारे पास कैक्यूल था इसको 40 साल लग गए थे। इसने हमारे पास से पहले भी स्ट्रक्चर्स आता है कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास कैक्यूल था, सर्दियों की रातें थी, ठीक है, तो ये आग सेक रहा था, आग सेकते सेकते इसको नींद आ गई। वहां पे इसने ख्वाब में देखा कि हमारे पास एक सांप है, यानी कि ये सांप है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी ही दुम को काट रहा है। तो फिर इसने सोचा कि क्या जो बेंजीन है इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा ये रिंग तो नहीं गई। तो फिर जाके इसने वहां पे उसको अप्लाई किया, तो फिर पता चला कि जो हमारे पास बेंजीन है इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें अल्टरनेट हमारे पास सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एंड इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास 78 होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो कहता है हमारे पास ये फिर जाके हमें जो कैक्यूल था उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर करके दिया। हर कॉर्नर पे CH हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होता है। बेंजीन गिव ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कहता है बेंजीन हमें सिर्फ और सिर्फ वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। कहता अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड होंगे तो हमारे पास ये एक ग्रुप पे लगेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर दो हमारे पास फर्दर हम अटैच कर रहे हैं तो ये हमारे पास ऑर्थो, हमारे पास मेटा एंड पैरा पोजीशंस आ जाएंगी, फर्दर ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कहता है बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करें तो आपको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH ग्रुप होता है, CH एंड तो ये हमारे पास जो 6 है, यानी कि हर कॉर्नर पे एक हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स भी हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। उसके बाद एक्स-रे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर्स, कहता है अगर हम एक्स-रे स्टडी की बात करें तो हमारे पास एक्स-रे स्टडीज ऑफ बेंजीन है कंफर्म द hexagonal structures for it. These studies have also revealed that all the carbons and hydrogens atom are in the same plane. आप यूं कह लें कि बेटा जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को किसमें देखा, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो हमें प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स नहीं ये नजर आ रहा था, हमें कुछ क्लाउडी सरफेस नजर आई। आप यूं कह लें कि हमारे पास जब हमने इसको देखा तो हमारे पास कुछ इस तरह के हमें क्लाउड्स नजर आए। ठीक है, इस तरह की क्या चीजें नजर आई हमें क्लाउड्स नजर आए, ये चीजें। ठीक है, ये क्या चीज नजर आई हमें, इसकी क्लाउडी सरफेस नजर आई। यहाँ पे कुछ करके क्लाउड्स थे, यहाँ पे कुछ करके क्लाउड्स थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ ये चीज तो फिर हमने खुद इमेजिन की कि ये जो क्लाउडी सरफेस है यहाँ पे कार्बन हो सकती है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर हमने इनको क्या कर दिया, आपस में अटैच्ड कर दिया। आ रही है बात समझ। तो फिर ये वाले जो थे यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर्स थी, बेंजीन की। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था, बेंजीन का। फिर हमने बताया कि हमारे पास जो कार्बन के एटम्स के दरमियान में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, इनका एंगल्स कितना है, ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। अगर बेटा हम बात करें तो आप लोगों ने पीछे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ी है। अगर हम कार्बन की ही बात करें तो जो हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। अगर हम उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास, आप लोग को मैंने बताया है कि अगर हम कार्बन की ही स्टेट की बात करें तो 1s1, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है,
हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1, इसमें 1। फिर नेक्स्ट जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आती है तो ये वाला एस अपना एक इलेक्ट्रॉन जी को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास कहते हैं जब ये अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं तो अनहाइब्रिड, यहाँ पे अगर हम इसकी हाइब्रिड स्टेट ना करवाएं तो जो हमारे पास 2pz वाला इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिड है, यानी कि वो हाइब्रिड स्टेट में नहीं आ रहा है। इसकी जो हमारे पास इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या चीजें, इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं, और जो एक p वाला है ये अनहाइब्रिड स्टेट में आ जाता है। बात समझ आ रही है, जो p वाला है वो अनहाइब्रिड स्टेट में आ जाता है तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या बन जाती है, ट्राइएंगुलर बन जाती है, और जो हमारे पास इसका एंगल है वो 120 बन जाता है। ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री कैसी होगी, इधर देखें सब बच्चे, एक हमारे पास ये चीज बन गई, दूसरी हमारे पास ये चीज बन गई, तीसरी हमारे पास ये चीज बन गई, दरमियान में क्या है, कार्बन है। ये हमारे पास एंगल क्या कहला रहा है, ट्राइएंगुलर कहला रहा है। इधर आए जरा, फिर अब ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, हमने ऐसे की ट्राइएंगल 6 ट्राइएंगल्स को आपस में जोड़ दिया, हेड टू, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे लगा दी, दूसरी मैंने यहाँ पे लगा दी, तीसरी मैंने यहाँ पे लगा दी। तो जब मैंने इनको अटैच किया तो ये हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन रिंग बन गया। तो हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर्स बन गया, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर्स बन गया। फिर आपको पता है कि जो हमारे पास एक जी ऑर्बिट है ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड है। कहता है अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स partially overlap to form a continuous sheaf of electrons enveloping above and below the 6 carbon ring sigma bond of the। तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये साइड में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ये फिर हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये सब हमारे पास 6 ही पाई बॉन्ड से, तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो एक बेंजीन इनका स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ठीक है, एक हमारे पास इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये चीज ठीक हो गया। तो ये क्या कर लेते हैं, बेंजीन इनकी ऊपर वाली साइड्स पे भी और नीचे वाली साइड्स पे भी क्लाउडी सरफेस बनाना शुरू कर देते हैं, उसे हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। कहता अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करें तो हमारे पास इसमें एक्चुअली होता क्या है, कहता हमने बताना है is due to the existence delocalization of electrons cloud, the existence of stability benzene can be measured by comparing it with hypothetical compounds। आप यूं कह लें कि हमने इसमें मेजर चीजों को और कैलकुलेटेड चीजों को बताना है, ठीक है। हमने इसमें पहले 1 हाइड्रोजन को ऐड किया, यानी कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर 1 हाइड्रोजनेशंस को ऐड किया तो साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हुई, उसकी पोजीशन क्या थी हमारे पास, एनर्जी कितनी रिलीज हुई। सेकंड में हमने क्या किया, 1-3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, पहली पे हमने ओनली 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया और हाइड्रोजनेशन करा दी। सेकंड में हमने क्या किया, हमने 1-3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया और उसकी एनर्जी को काउंट किया। देन लास्ट में हमने बेटा तीनों ही कंडीशंस पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 3 हाइड्रोजन को ऐड किया, तो दोबारा से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर होगी और हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी कितनी थी और हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो कितनी थी, ठीक है। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटेड डेल्टा एच ये हमारे पास 3 × 119 हमारे पास 0.5, तो हमारे पास -3 58.5 आ जाता है, -20 और उसके बाद 150.5। तो हमने बेटा इसको एनर्जी को एक एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम्स के अंदर सेट कर दिया। अगर हम एक हाइड्रोजनेशन ऐड करा रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसमें एनर्जी कितनी यूज होगी। अगर हम 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा रहे हैं यानी कि 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, 3 करवा रहे हैं तो कितनी एनर्जी होगी, और हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी
हमने कैलकुलेटेड एनर्जी, ऑब्जर्व्ड एनर्जी को माइनस किया तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस मेथड। हमारे पास आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास कैक्यूल है एंड डेवर्ड्स हैं, इन्होंने हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स पेश किया था, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पे बेटा रिएक्शंस करने हैं, प्रेपरेशंस ऑफ बेंजीन एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। कहता है हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हमने क्या किया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशंस करवाई। यहाँ से डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास बेंजीन और साथ में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए। ऐसे ही फ्रॉम एसिटाइलिन है, हमने यहाँ से बेंजीन को प्रिपेयर करवा दिया। फ्रॉम अल्केन है, तो अल्केन के अंदर हमने बेंजीन प्लस 4 हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन आ जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। यहाँ से ये सोडियम इस वाले Na को लेके Na2CO3 बना देता है और ये हाइड्रोजन बैग जाके हमारे पास बेंजीन इंक बना देता है, ठीक हो गया। ये सारे बेटा इसके रिएक्शंस है। उसके बाद वर्ड्स फिटिंग्स रिएक्शंस आ जाता है। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, सिंथेसिस ऑफ अल्केन वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864 टू द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस ये 3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शंस कराया, तो हमारे पास इथाइल बेंजीन प्लस 2 सोडियम ब्रोमाइड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन के रिएक्शंस आ जाते हैं। हमने बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन से होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों को ये छोटा सा मैकेनिज्म देख समझ लें। उसके बाद जो सारे रिएक्शन है बिल्कुल सेम है। हैलोजिनेशंस ऑन एक्स कहता हमारे पास जो बेंजीन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो हमारे पास कैसे ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन, बेंजीन जब अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो बेंजोनियम आयंस प्रिपेयर हो जाता है। आपको पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में FeX4 के साथ रिएक्शंस करता है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है बैक चला जाता है और ये वाला X FeX4 3 और नेगेटिव HX की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कहते हैं बेंजीन जब अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे तो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन विद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वहां पे किसका अटैक करवाते हैं, बेस का, ठीक है। तो बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेके निकल जाती है और हमारे पास अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है। सेकेंड इसका रिएक्शन आ जाता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशंस ऑफ हैलोजन्स ग्रुप। बेंजीन के अंदर हमने किस चीज को बेटा ऐड करवाना है, हैलोजन्स ग्रुप्स को ऐड करवाना है। ब्रोमोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सिमिलरली कहता अगर हम क्लोरीन को ऐड कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, जो बेंजीन के पास अपना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म्स क्या है, कहता हमारे पास हैलाइड प्लस FeX3 था, इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको हैलोजन इसको दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl2 से सेम स्टेप, जब बेंजीन रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बेंजीन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है और हमारे पास अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस आ जाता है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। कहता अगर हम अल्काइल बेंजीन को क्लोरीन प्रिपेयर कर रहे हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl प्लस HCl की फॉर्म में निकल गया। नेक्स्ट हमने ये बेंजाइल क्लोराइड को लिया, अगेन से क्लोरीन को ऐड किया तो यहाँ पे CH रह जाएगा, साथ में Cl2 बन गया, फिर HCl की फॉर्म में निकल गया, अगेन हमने इस चीज को लिया फिर क्लोरीन को ऐड किया तो यहाँ पे CCl3 बन जाएगा और वो हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। सल्फोनेशन, एडिशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स यानी कि SO3H, ठीक है। सेम रिएक्शंस है सारे बेटा, सेम रिएक्शंस। सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम ऐड कैसे ऐड करवाते हैं,
या आपको पहले आपने H2SO4 प्लस H2SO4 को आयनाइजेशन में लेके आना है, फिर नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। ओके, उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस आ जाते हैं, बाय नेम रिएक्शन जितने भी होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस हमारे पास क्या है, डाल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अल्काइलेशन जिसमें हम अल्काइल ग्रुप्स को ऐड करवाते हैं, एसाइलेशन जिसमें हम एसाइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं, एडिशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड एडिशंस ऑफ एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो मैकेनिज्म्स हमारे पास आ जाता है RCl प्लस AlCl3, तो हमारे पास ये क्लोरीन इसको ले लेगी AlCl4 की फॉर्म में आ जाएगी और R कार्बोकेटाइंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसका जब मैकेनिज्म्स करेंगे तो बेंजीन जब अटैक करती है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी तो आप लोगों को पता है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने जब उसकी आयनाइजेशन की होगी AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में आएगा और यहाँ से इसका एक वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, पीछे हमारे पास AlCl3 बचेगा और ये बॉन्ड बैक हो जाएगा और हमारे पास अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आ जाता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास हमने क्या कराना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है बेटे, एसाइल ग्रुप है। इधर देखिए ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3, तो ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड O प्लस AlCl4 नेगेटिव आ जाता है। जब बेंजीन एसाइल ग्रुप की कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगी तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये AlCl4 ये वाला हाइड्रोजन लेके एक क्लोरीन के साथ निकल गया पीछे, तो हमारे पास ये अपना बॉन्ड वापस चला जाएगा और हमारे पास ये साइड बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्व बेंजीनिंग, कहते हैं रिडक्शंस, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन जिसमें हम हेलोजन्स ग्रुप्स को ऐड करवाते हैं। ठीक है, वो हेलोजिनेशंस कहलाते हैं। कंबस्शन रिएक्शंस, एडिशंस ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन, कंबस्शन वो होता है जलने का प्रोसेस, वो जो हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे होते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस हमारे पास क्या होती है, कहता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस में हमने बेंजीन के साथ 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाना होता है विद वनेडियम पेंटाऑक्साइड्स के साथ, तो हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर मैलिक एनहाइड्राइड्स के अंदर दोबारा से हम वाटर के एडिशंस करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे OH अटैक कर लेता है, यहाँ पे H अटैक कर लेता है, तो हमारे पास मैलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन जब हमारे पास ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन से हमारे पास ग्लाइयोक्सिल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद साइड चेन रिएक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारी चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है, वो हमारे पास है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, आप लोगों को पता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे पास एक्चुअली होते क्या हैं। कहता अगर आप लोगों को पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हों, अगर तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन इनको डोनेट किया जाए, बात समझ आ रही है, अगर तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट किया जाए तो बेंजीनिंग क्या करती है, हमारे पास कहता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग which withdraw the electrons from benzene and decrease the availabilities of हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो वो मेटा पोजिशंस को क्या कर देती है, ऑन कर देती है, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस पर अटैक करता है। अगर तो वो हमारे पास क्या है, विदड्रॉ है। अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट किया जा रहा है यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस में, तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि हम अगर बात करें तो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, अगर हम इसकी दो फॉर्म्स मिले
तो ये हमारे पास पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की बात तय करता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे लगेगा। अगर तो ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन अपना जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग को डोनेट करेगी, तो ये क्या कर देता है हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को एक्टिव कर देता है। रिजल्ट इंक्रीज केमिकल एक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगेगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है ये विथड्रॉइंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, तो ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा और मेटा पोजीशंस को हाइड कर देगा, ताकि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशंस पे अटैक करे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आ जाती है। सेकंड हमारे पास आ जाती है मेटा पोजीशंस, ठीक है। कहते हैं विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड देमसेल्व्स, जो उसको विथड्रॉ करेगा वो हमारे पास मेटा पोजीशंस को एक्टिव कर देगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ जाता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। हमारे पास आप लोगों को पता है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के डेरिवेटिव्स हैं। अल्कोहल ROH होता है, ईथर हमारे पास ईथर का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ROR होता है, फिनोल हमारे पास ROH होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। सारी डिटेलिंग हमने नहीं करनी है, जस्ट फॉर रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस की बात करें अल्काइल अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के, तो हमारे पास जिसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाता है वो हमारे पास है रिएक्शंस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। फिर सेकंड बॉन्ड आ जाता है रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। हम कैसे इनके बॉन्ड्स को ब्रेक्स करते हैं, कहता पहला इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड व्हिच ब्रेक, ऑन द अदर हैंड इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्कोहल्स। तो हम यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कोहल व्हेन हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो टर्शियल का हाइलाइट सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी एंड फिर हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी का हाइलाइट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बॉन्ड आपका रिएक्शंस है। कहता हमने क्या किया, C2H5OH प्लस थाइनाइल क्लोराइड, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड क्या ब्रेक करवाना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करवाना है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास ये एक क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा, इथाइल क्लोराइड बना देगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेके SO2 बना देंगे, ये क्लोरीन इस वाले को लेके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो फिर यहाँ से ब्रेक होगा ना। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ आ जाएगा और सोडियम एथोक्साइड्स बना देगा और जो हमारे पास H है ये गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। सम अदर्स रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आ जाते हैं, इसमें बेटे ऑक्सीडेशंस है, हम कैसे उसकी ऑक्सीडेशंस करवा रहे होते हैं, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। हम जब अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन्स को एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल अल्कोहल्स हैं, हमने इसकी एडिशंस करवाई तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 and give different products at different temperatures। हमारे पास एथेनॉल, हमने यहाँ पे टेम्परेचर्स डिफरेंट दिया, हमने 180 टेम्परेचर्स दिया तो हमारे पास एल्कीन प्रिपेयर हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स सेम हमने चीज दी, टेम्परेचर हमने कम प्रोवाइड किया तो डाई इथाइल ईथर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके लुकास टेस्ट आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में, तो हमारे पास ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होते हैं। अगर तो रिएक्शंस इमीडिएटली हो जाए, ये हमारे पास ऑयली लेयर्स बनाते हैं। अगर फौरन से बना ले तो हमारे पास रिएक्शंस क्या होगा, टर्शरी होगा। अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स बनाएंगे तो सेकेंडरी होगा। अगर हमारे पास हीट करने से बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास फिनोल स्टार्ट हो जाता है। इसकी प्रिपरेशन मेथड्स देख लें। कहता फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसे हम डाउज मेथड्स भी कहते हैं। क्लोरीन, हमने इसको क्या किया, कहते हैं इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH at 3
60 डिग्री सेल्सियस एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो हमारे पास क्लोरीन है विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ से ये हाइड्रोजन क्लोरीन की फॉर्म में निकल गया और हमारे पास 2Na पॉजिटिव बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ ये वाला हाइड्रोजन दोबारा से एक्ट किया तो हमारे पास फिनॉल और ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में हमारे पास निकल गया। उसके बाद सोडियम साल्ट्स और बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स आ जाते हैं। इसका भी सेम रिएक्शंस है। जो सेम रिएक्शंस है बेटा वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोगों ने करने हैं। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप्स, कहता हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप्स आ जाते हैं। उसके बाद साल्ट फॉर्मेशंस है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप्स। हमने अल्कोहल्स के अंदर साल्ट की फॉर्मेशंस कराई तो हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड्स, यानी कि ये यहाँ से H निकल के वाटर को लेके चला गया और ये वाला ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके सोडियम फिनोक्साइड्स आयन बना देता है। ईस्टर फॉर्मेशन हमारे पास कैसे प्रिपेयर होती है? हमारे पास जब हम फिनॉल रिएक्ट करता है CH3 डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ से ये वाला जो H है इस Cl को लेके निकल जाता है, बाद में हमारे पास फिनाइल एसीटेट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप। तो आपने TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये मैंने आपको ऑर्थो पैरा इंटरैक्टिंग ग्रुप्स में भी बताया है कि TNT जिसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन ग्रुप्स है, ये जो ऑर्थो पैरा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स है ये हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। ठीक है, सल्फोनेशन, एडिशंस ऑफ H2SO4 ग्रुप्स यानी कि सल्फो ग्रुप्स, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड्स का फॉर्मूला आ जाता है कि तो अगर हम अल्कोहल के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड्स को ऐड करवाएं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे अटैक करेंगे। फर्दर अगर हम एनी नंबर्ड एल्डिहाइड्स को अटैक करा दें तो एक मैकेलाइट प्रोसेस बना देते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारे पास ईथर्स आ जाता है ROR। अगर हम इनके रिएक्शंस की बात करें, पहला हमारे पास इसका रिएक्शंस है बाय विल्सन सिंथेसिस। अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद मेटालिक सोडियम टू फॉर्म alkoxide. This alkoxide ion is the strong nucleophile and readily react with alkyl. ठीक है, कहता हमारे पास अल्काइल अल्कोहल प्लस 3 सोडियम, तो हमारे पास जो बनने वाली चीज है वो हमारे पास हमारे पास C2H5ONA और साथ में गैस का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। उसके बाद C2 हम फर्दर इसका रिएक्शन कराते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास ईथर प्रिपेयर हो जाता है। आपको नजर आ रहा है ये ROR, ये ईथर प्रिपेयर हो गया, साथ में सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। तो जी बेटा अब हमारा चैप्टर नंबर 12 है। 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं? आप लोगों को कार्बोक्सिल ग्रुप्स का फॉर्मूला आता है, जिसमें अगर हम एक साइड पे हाइड्रोजन को लगा दें तो एल्डिहाइड्स बन जाता है, दूसरी साइड पे अगर हम अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दे तो वो हमारे पास क्या चीज बन जाती है? कीटोन्स बन जाती है। हमने जस्ट बेटा इसके रिएक्शंस करने हैं इस चैप्टर्स के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रिएक्शंस हैं वो हमारे पास है बाय नेम्स रिएक्शंस, जिसे हम कैनिज़ारो रिएक्शंस कहते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शंस जो है वो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये हम स्टार्ट से देख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कहता अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस की, तो बेसिक कैटालाइज्ड एडिशंस रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास इससे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन यानी कि न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। जब फर्दर वो किसके ऊपर, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में आ जाता है। फिर वाटर दोबारा से अटैक करता है तो ये वाला जो नेगेटिव था इस हाइड्रोजन को ले लेता है, और ये जो है जब हमने स्टार्टिंग पे जो रिएजेंट भी की फॉर्म में यूज किया था हाइड्रोक्सिल, वो हमारे पास एट द लास्ट बच जाता है मैकेनिज्म्स में। ठीक है, ये जो आपके रिएक्शन है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे सेम है। इनमें से मैंने आपको 2 करवाने हैं। ठीक है, हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है बेटे, बाकी सारे के सारे रिएक्शंस हमारे क्या हैं, सेम है। हाइड्रोजन साइनाइड ऐड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन। कहता अगर हम एल्डिहाइड्स के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक साइड पे क्या चीज आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
cyanohydrin ग्रुप आ जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास NaCN या फिर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका मैकेनिज्म्स आ जाता है, ये कैसे हमारे पास ऐड होता है। ग्रिग्नॉल रिएजेंट्स मैंने आपको रिएक्शंस करवा दिया है, ठीक हो गया। ये सारे सेम रिएक्शंस हैं। जो इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात करनी है वो हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशंस एंड हमारे पास सेकंड आ जाता है कैनिजारो रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो पहला ग्रुप होगा वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। कहता हमने दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स लिए, दो एथेनॉल्स के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो हमारे पास विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स तो हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल प्रिपेयर हो गया, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अल्डोल कहलाता है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एक और अदर प्रोपानोल लिया, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, अल्डोल के साथ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिपेयर होने वाली चीज थी वो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन प्रिपेयर होगी। ठीक है, हमने इसको बेटा कैसे प्रिपेयर किया कि हमारे पास यहाँ पे CH3 ये वाला जो H था इधर चला गया, तो हमारे पास ये एक 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या किया, ये मैकेनिज्म्स है आपका बकायदा। ठीक है, आप इसके दो रिएक्शंस कर लीजिए, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखें। कहता हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास एथेनॉल था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया OH, इसने इस हाइड्रोजन को लिया और वाटर की फॉर्म में निकल गया और इसके ऊपर नेगेटिव आयन छोड़ दिया एटा हमारे पास कार्बोनियम आयंस की शेप में। कार्बोनियम आयन का दोबारा से मैं एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया, नेगेटिव फॉर्म था, हमेशा नेगेटिव फॉर्म कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बन के एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से इसने अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज से हम अल्कोक्साइड आयंस का नाम दे दिया। अल्कोक्साइड आयन के अंदर ये जो हमारे पास H पार्शियल पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव ग्रुप्स था, हमने उसको अटैच किया, तो ये वाला जो नेगेटिव था ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। ठीक है, और ये हमारे पास एज अ बाहर आ गया, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल और हमारे पास क्या चीज प्रिपेयर होगी, अल्डोल कंडेंसेशन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपने इसका इंट्रो थोड़ा सा बताना है, फिर आपने इसकी कंडीशंस बतानी है, उसके बाद आपने इसके रिएक्शंस, फिर देन आपने इसका मैकेनिज्म्स बताना है। और जो कैनिजारो रिएक्शंस होते हैं, कहते हैं एल्डिहाइड्स दैट नो अल्फा हाइड्रोजन, एंड इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, ये कैनिजारो रिएक्शंस होते हैं। दीज आर डिसप्रोपिनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दे रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस देते हैं हमें। ठीक है, 2 अल्डिहाइड्स प्लस सोडियम की फॉर्म में रिएक्शंस कराया तो हमारे पास मेथनॉल और ये आयंस की फॉर्मेशंस होगी। कहता अगर हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्लस OH नेगेटिव, तो ये अपना बॉन्ड इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा और ये नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर करेगा, तो एक एनाइन बन जाएगा। ठीक है, एनाइन बन गया। उसके बाद हमारे पास जब एनाइन को दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस कराया तो ये वाला जो हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, तो ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगी, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन से हमारे पास मेथोक्साइड आयन बना और फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, मेथोक्साइड आयन एंड फॉर्मिक एसिड को हमने दोबारा से रीअरेंज किया, आप इसको उलट फॉर्म में ले जाएं, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये इसके साथ मिलके क्या चीज बना देगी, मेथनॉल। पीछे हमारे पास क्या चीज बन गई, नेगेटिव आयंस आ गया। फिर हमने इसके रिएक्शंस कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में, तो ये वाला जो Na पॉजिटिव वाला था इसके साथ चला गया, जो OH था हमेशा हमारे पास पीछे रह गया। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन सी होती है, ओनली एस्टल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस, जिसमें हमारे पास जो एस्टल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स है यही सिर्फ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो वो रिएक्शंस हमारे पास हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोफॉर्म्स बेटा टेस्ट वो होते हैं जो हमें या तो येलो पीपीटी प्रोवाइड करते हैं, कहता अगर हम इसके रिएक्शंस कराएं
सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के अंदर हम HCl को ऐड कर दें अगर, तो टू रिएक्शंस होते हैं, या तो येलो पीपीटी देंगे या फिर येलो पीपीटी नहीं देंगे, ठीक है। ये दो रिएक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक ही करवाना है क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल सेम है। कहता अगर हम इसकी मैकेनिज्म की ही बात करें तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके हमारे पास ये चीज बना देता है। आने वाला जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है, इसका पहला एक रिएक्शन देख लें, रिएक्शंस ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होगा अमोनियम डेरिवेटिव्स। जब ये अमोनिया इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अपने इधर शिफ्ट कर देगा, अमोनियम अमाइनो अल्कोहल्स यानी कि अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देते हैं साथ में वाटर के, ठीक है। अब ये जस्ट एक रिएक्शंस आप देख लें, रिएक्शंस विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिमूव करवा दिया, बाकी सारा जो बॉन्ड था इसके साथ डबल बॉन्डिंग करके यहाँ पे लगा दिया। सेम विद फिनाइल हाइड्रोजाइंस, यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, बाकी सारा सेम, ठीक है। जितने भी इसके रिएक्शंस पीछे रहते हैं वो सब के सब क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर आ जाता है 13, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड टू वर्ड के एब्रिविएशंस है हमारे पास, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो वर्ड का हमारे पास एब्रिविएशंस है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास इसके रिएक्शंस बेटा हमने देखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कहते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम इनको किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आप लोगों को पता है, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर हम क्या चीज करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की, तो एल्डिहाइड्स बनेगा, एल्डिहाइड्स के अंदर एडिशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी के रिएक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स, कहता है RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, तो हम रिएक्शंस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद ग्रिग्नोर रिएजेंट्स रिएक्शंस है, किसकी प्रेजेंस में होते हैं, हमेशा RMgX की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, कहता हम हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते हैं ईस्टर्स की, RCOOR प्लस NaOH की फॉर्म में, तो हम यहाँ से ये वाला एक R और यहाँ से OH लेके निकल जाएगा, ये वाला सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ आ गया आइंस की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन क्लोराइड आएगा, ये इसको ले लेगा, ठीक है, इसके साथ, और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में निकल गया। फिर इथाइल एसीटेट विद द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास सोडियम एसीटेट बना। फिर दोबारा से हमने मिथाइल अल्कोहल को ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला इसके साथ अटैच हो गया, तो हमारे पास क्या चीज बन गई, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं, कहते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये अपना बेटा कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अपने रिएक्शंस करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये कार्बोक्सिलेट, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, साथ में पोटेशियम यानी कि प्रोटॉन बन जाता है विद बेसिस। जब हम इसके रिएक्शंस कराते हैं NaOH के साथ CH3COONA प्लस H2O, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, Na2CO3 इट्स अ कार्बोनेट, NaHCO3 इट्स अ बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, छोटे छोटे हैं, ये आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, रिएक्शंस विद PCl5 एंड SOCl2, ठीक है। तो हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, तो हमारे पास ये चीज बन जाती है, हम इसको ओपन फॉर्म में लिख देते हैं आयंस की फॉर्म में। दोबारा से क्लोरीन जब कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देते हैं और एसिटाइल क्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपका रिएक्शंस आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, हम इसको कैसे प्रिपेयर करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाता है। अमाइनो एसिड्स आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें RCOOH
NH2, तो हमारे पास इट्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल्स होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी आपको डिफरेंट शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर इसकी फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, इसलिए कर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यहाँ भी बेटा हम कैसे अमाइनो एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद बोरोमीन, तो हमारे पास ये वाला बोरोमीन इसके साथ इस कार्बन के साथ लग जाता है और एक HBr को लेके निकल जाता है, फिर फर्दर अमोनिया अटैक करता है, तो हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिएक्शंस करने हैं, फिर आपको आने हैं। स्टिकर सिंथेसिस क्या है? When hydrogen cyanide is added to an aldehydes in the presence of ammonia, alpha amino acid is obtained. Aldehyde plus HCN plus ammonia, तो हमारे पास ये क्या चीज बन जाती है? अमाइनो एसिड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाता है। फिर अल्फा अमाइनो नाइट्राइल ओपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस यील्ड एंड अल्फा अमाइनो एसिड्स, तो हम वहां पे इसको क्या कर देते हैं? अमाइनो एसिड्स को प्रिपेयर करवा देते हैं, जिसकी साथ H3O पॉजिटिव आयंस के साथ, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। स्टेरिफिकेशन हम इसकी कैसे करवाते हैं? विद द प्रेजेंस ऑफ ROH, ठीक हो गया। उसके बाद रिएक्शंस विद नाइट्रिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड्स टू प्रोड्यूस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड नाइट्रोजन गैस। तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स किसकी प्रेजेंस में? NaNO2, तो हमारे पास अमाइनो एसिड साथ में नाइट्रोजन गैस और वाटर का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बेटा आपका बॉन्ड आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आप लोगों को पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में हम जोड़ते जाएं, वहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालते जाएं, एलिमिनेशन करते जाएं, तो इनके दरमियान में हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाती है। कहते हैं एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल ये है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास C डबल बॉन्ड और NH के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स बॉन्ड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला तो ऊपर याद कर लिया है। सेम अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते जाएं, हर एक में से एक से OH को निकाल दे, एक से हाइड्रोजन को निकाल दे, तो हमारे पास और C डबल बॉन्ड O NH के दरमियान में बॉन्ड डेवलप हो जाता है। दैट्स बॉन्ड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है बेटे। क्लियर है? तो ये था बेटे आज का हमारा वन शॉट लेक्चर्स, जिसमें बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 से लेकर 30 चैप्टर्स तक तमाम चैप्टर्स के रिएक्शंस करवाए हैं। आप लोगों की तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आप लोगों की यही प्रॉब्लम्स थी। आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप सबने मुझे मेरी वीडियोस देखनी है और बेटा फीडबैक मस्त देना है। टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मस्त फीडबैक देना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी के लिए अल्लाह हाफिज।